हेलो एवरीवन, हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 और आज का जो टॉपिक है वो भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं और ख़ुद भी महसूस भी करते हैं, ठीक है, कि कब मौसम बदला, ठंडा, गर्मी, बरसात, अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बारिश होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब गर्मी के मौसम में कौन ऊनी वस्त्र पहनता है, खुद मतलब कि गर्मी इतना ज़्यादा लगती है, लेकिन वहीं आप देखिए ठंड के मौसम में ऊनी वस्त्र की आवश्यकता होती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे दिन भी होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी एवं तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ठंडी के मौसम में हमें गर्म चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम मतलब सर्दी का मौसम, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, एंड जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा का मौसम, एंड अक्टूबर एवं नवंबर में मानसून के लौटने का समय यानी शरद का मौसम होता है। अब हम एक एक करके ऋतु के बारे में जानेंगे। पहला है शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था, आप याद कीजिए अगर आप सारे सेशन अटेम्प्ट किए होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि ये तो विषुवत है, 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। तो हमने देखा था कि जून में 21 जून को 21 जून को सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है कहाँ, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और वहीं अगर हम बात करें कि विषुवत पे कब सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, तो 23 सितंबर एंड 21 मार्च को विषुवत पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। एंड मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है, 22 दिसंबर को। तो यहाँ हमने देखा कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी है, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में सीधी है। तो यहाँ 22 दिसंबर के टाइम दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा और उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा। तो यही कारण है कि ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती उत्तरी गोलार्ध में, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत कम रहता है और हम ठंड महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है और रिविजन भी करते रहना है। ग्रीष्म ऋतु, नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब क्या होता है, वर्षा होती है। जैसे कि ये अरब बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। हमने देखा ना मैप में, हमने देखा क्लासेस में देखा, लास्ट क्लास में भारत इंडिया का मैप जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ हमने देखा था कि इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इस तरफ है अरेबियन सी। तो जब यहाँ से जो हवाएं चलेगी, यहाँ तो वाटर है ना, पानी है, यहाँ से हवाएं लैंड की तरफ चलेगी तो अपने साथ क्या लेकर, जिसके पास जो रहता है वही तो दूसरे को देता है ना। तो जैसे यहाँ से पानी के पास से यहाँ से हवाएं चलेगी लैंड की तरफ, तो इनके पास नमी ज़्यादा होगी, तो नमी यहाँ लेकर जाते हैं और फिर उसी से पहाड़ों से टकराते हैं और फिर उसके बाद बारिश होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है।
मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। जैसे कि लौटने का मानसून आती है, उसके बाद जब लौटने का टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, भारत मानसून के लौटने का समय, ठीक है। और इस टाइम शरद ऋतु होता है। तो जैसे कि यहाँ बंगाल लैंड से बंगाल की खाड़ी जो समुद्र की तरफ यहाँ हवाएं चलती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि यहाँ मौसम में आंध्र प्रदेश में कुछ भागों में यहाँ ठंड के मौसम में बारिश होती है। जैसे कि लौटते हुए मानसून में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में, लौटते हुए मानसून में तमिलनाडु में बारिश होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहा जाता है, जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। तो भारत, आपसे अगर कोई पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है, आप बताइएगा। और मानसून शब्द को अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जब ज़्यादा अच्छी मानसून होती है, अच्छे मानसून मतलब कि बारिश ज़्यादा हुई, और जब बारिश ज़्यादा हुई तो फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि किसी भी स्थान की जलवायु किस पर डिपेंड करता है, तो उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भारत में कितनी विविधता है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, तो कहीं मैदान और कहीं तटीय मैदान, जिसकी वजह से यहाँ जो है वेरिएशन और भी ज़्यादा होती है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में, तो बर्फीला ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न तो ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। सूखा स्थान है, मरुस्थल है वहाँ। तो देखिए कितनी भिन्नताएं हैं भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ना। हरे घास का मैदान है, वहाँ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, ठीक है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कहीं कहीं कि वहाँ किसी ने कुछ भी नहीं किया होता है, अपने आप वहाँ घास, झाड़ी या पौधे उग जाते हैं बिना मनुष्य की सहायता से। मनुष्य वहाँ ना ही उसमें पानी डालते हैं, ना ही उसमें जमीन की खुदाई करते, कुछ नहीं करते हैं, अपने आप पौधे उगते हैं। उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं भारत की वनस्पति? तो अगर हम बात करें तो ये 5 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है वो? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। तो ये 5 प्रकार की वनस्पतियाँ, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे, भारत के वनस्पतियों के बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसके बारे में जानेंगे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। नाम से ही पता चल रहा है ये वर्षावन है, यानी कि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। जब बारिश बहुत अधिक हो रही है तो यहाँ वनस्पति भी बहुत ज़्यादा घने उगते हैं। तो जब वनस्पति बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे बहुत ही नज़दीक उगते हैं, जिसकी वजह से जो सूर्य के प्रकाश है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाते हैं। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है, एक समय में नहीं गिराते हैं, अलग अलग। कुछ पत्तियां मार्च में अपनी कुछ वृक्ष जो है वो मार्च में अपनी पत्तियां गिराएं, कुछ वृक्ष जो है फरवरी में अपनी पत्तियां गिराएं, जिसकी वजह से वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की शंकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष हैं जो कि सदाबहार वन है, सदाबहार वन में पाए जाते हैं, और इस तरीके से वृक्ष का नाम दिया रहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि महोगनी, एबोनी और रोजवुड जो है वो सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या इसको आप सदाबहार वन भी कह सकते हैं। इतने घने होते हैं कि सूर्य की प्रकाश जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं, उसकी तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो वर्ष में अलग अलग समय में अलग अपनी पत्तियां गिराते हैं। वहाँ के वृक्ष जो है अलग अलग टाइम में अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन पतझड़ वन में एक ही समय में सारे वृक्ष जो है अपनी पत्ती गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं जैसे साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन अपने पत्तियां गिरा रहे हैं और इस तरीके से अपने मतलब कि एक ही समय में सारे वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसकी वजह से उनको हम पतझड़ वन कहा जाता है। नेक्स्ट है कंटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। ये देखिए कंटीली झाड़ियाँ आपको दिखाया गया, ये अक्सर मरुस्थल वाले क्षेत्र में जहाँ की पानी की कमी होती है वहाँ उगते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वृक्ष वनस्पति। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीर, पाइन तथा देवदार। जैसे यहाँ देखिए पर्वतीय वन है, इनका शंक्वाकार ऊपर की तरफ ये इस तरीके से शंक्वाकार का वृक्ष होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में आप घूमने गए होंगे तो इस तरीके के आप वृक्ष जरूर देखे होंगे। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा, तो इसको भी ध्यान में रखना। ये देखिए मैंग्रोव वन है, यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है। अब हम जानेंगे कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। हमने तो देख लिया, वन के प्रकार भी देख लिए। अब हमें ये जानना जरूरी है कि वनों की आवश्यकता आखिर हमें क्यों होती है। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। किस तरीके से लाभदायक है? तो ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार के मिट्टी के अपरदन को भी ये रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं।
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि वनों की जो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग पेड़ों को काटकर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, एग्रीकल्चर के पर्पज से पेड़ को काट रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ों और वनों को सफाई कर रहे हैं और इसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो रही है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको बताया गया है, वनों के उपयोग बताया गया है। इस चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस तरीके से वन का कितना ज़्यादा उपयोग है। यहाँ देखिए ये है मिट्टी को बांधे रखना, इनकी जो ये वृक्ष है, एक वृक्ष की सहायता से आप देखिए कितना ज़्यादा फायदा है। इनकी जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का जो अपरदन होता है, जैसे बारिश होती है तो बारिश के दौरान जो मिट्टी का कटाव होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जमा करते हैं, तो ये जड़ जब इनको पकड़े हुए रहते हैं तो मिट्टी यहाँ पे अस्थायी रूप से रहती है, ये अपरदन नहीं होता है। इसके अलावा देखिए ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन भी मिलता है वृक्ष से, ठीक है, इनके पत्तों से। इनके लकड़ी से देखिए फर्नीचर बनाते हैं, टेबल, चेयर, बैट, ठीक है, खेलने का सामान, ईंधन, इनके लकड़ी से ईंधन का भी काम आता है, चारा भी का काम आता है। आश्रय के लिए हम घर भी बनाते हैं। आप अपने ही घर में देखिए, जहाँ आपका रूम है वहाँ देखिए कि लकड़ी से कितने सारी चीज़ें फर्नीचर बनाए गए हैं, ठीक है। दवाइयाँ भी इनसे बनते हैं और रबर भी बनते हैं, वृक्ष से ही तो रबर प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी, जैसे चिड़िया भी अपना घोंसला इसमें बनाते हैं और भी जानवर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, पेड़ वृक्ष के छाया में भी रहते हैं। गोंद एवं लाख, फल जो कि हम खाते हैं, फल फ्रूट भी मिलते हैं, शहद भी मिलते हैं। तो इतनी सारे फायदा हैं किससे? वनों से। अब हम जानेंगे वन्य प्राणी के बारे में। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन जो है, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के निवास होता है, ठीक है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों एवं कृमियों का निवास होता है। उभयचर किसको कहते हैं? उभयचर जो कि जमीन, स्थल और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, उसको हम उभयचर कहते हैं, ठीक है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गिर वन कहाँ है, तो गुजरात में है गिर वन। और यहाँ गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है, ठीक है। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गड्ढा कक्ष के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? आप बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। और आजकल तो मैक्सिमम पक्षी जो होते हैं मतलब विलुप्त हो गए हैं, शायद दिखते नहीं हैं, ठीक है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? कौन से बाघ परियोजना है और कौन से हाथी के लिए परियोजना है, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ताकि वन्य जीवों के निवास को
संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर के पहले सप्ताह को किस तरीके से मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देखिए प्रवासी पक्षी के बारे में कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लैमिंगो, पिनटेल बत्तख, करलियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाया गया चित्र में स्टॉर्क एक प्रवासी पक्षी है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और क्लास 6 का भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 7 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ आपका क्वेश्चन है, आंसर आप लिखिए, ज़रूर लिखिए अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व ज़रूर कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।